हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी यानी कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज। एंड ये है मेरा पार्ट नंबर 2 चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का। एडीएस वाला चैप्टर हमने कर लिया था। इनकम डिटर्मिनेशन का भी मैंने पार्ट नंबर 1 डाला था, नीचे आपको प्लेलिस्ट में से लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा हमारी दो अप्रोचेज होती है इक्विलिब्रियम की। एक होती है मेरी एडीएस अप्रोच, जिसमें एडी और एएस यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हम इक्वल करके दिखाते हैं। दूसरी मेरी होती है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसमें हम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के जहां पे बराबर करते हैं वहां पर हम इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। फिर हमने बोला था कि अगर इक्विलिब्रियम ना हो, अगर एडी ज्यादा हो या एएस अगर ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, वो सारा भी हमने पूरी की पूरी जो भी मैकेनिज्म है वो हमने पढ़ा कि कैसे एडजस्टमेंट होती है। आज हमें पढ़नी है तीन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट है या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इन तीनों ही केसेस में क्या होगा। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा वो तो हमें पता चल गया। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने बोला है कि ना, एग्रीगेट डिमांड कितनी भी हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कितनी भी हो जाए, चाहे वो बिल्कुल कम हो जाए चाहे वो बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फ्रीली फ्लोट करती रहेगी। एग्रीगेट डिमांड जहां पर भी होगी, जिस भी पॉइंट पे होगी, एग्रीगेट सप्लाई खुद को उसी पॉइंट पर ले जाएगी और एग्रीगेट डिमांड के बराबर कर देगी। यानी इट इज नॉट द डिमांड जो हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करती है, इट इज अवर सप्लाई जिसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। डिमांड अपने कर्तव्य कर रही है, अपना इधर उधर घूम रही है, सप्लाई की ड्यूटी है कि वो जहां भी हो डिमांड उसको पकड़े और उसके साथ जाके उसके बराबर के लेवल पे खड़ी हो जाए और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। सो अगर डिमांड गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर जो है वो अपनी सप्लाई गिरा देंगे। अगर डिमांड बढ़ जाएगी सो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स जो है वो अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे। तो ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, कभी तो अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, कभी अपनी सप्लाई को बहुत ज्यादा कर देंगे। अगर उनको सप्लाई कम करनी पड़ गई, इसका मतलब है वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देंगे इसका मतलब है कि वो ज्यादा सामान नहीं बनाएंगे। सामान ही नहीं बनेगा तो लेबर को क्यों रखेंगे, लेबर को निकाल देंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो कहीं भी ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम कहीं भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम वहां पर ही हो जाएगा जहां पर डिमांड खड़ी है। तो जरूरी तो नहीं है कि डिमांड उसी पॉइंट पर खड़ी हो जिस पॉइंट पर जितना सामान प्रोड्यूसर ने बनाया है वो सारे का सारा बिक रहा है। जरूरी तो नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि अगर इकोनॉमी में 100 अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो जब ये 100 अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, मतलब इतना सामान प्रोड्यूस हो रहा है कि सारे के सारे 100 जो अनएम्प्लॉयड लोग बैठे थे सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, इतना सामान प्रोड्यूस हो रहा है। जरूरी तो नहीं है कि उसी लेवल पर एग्रीगेट डिमांड होगी और जरूरी तो नहीं है कि उसी लेवल पर ही जो इक्विलिब्रियम होगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसे लेवल पर हो जाए जहां पर सप्लाई कम करनी पड़ी, और सप्लाई कम करने की वजह से 100 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा। मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें 100 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सप्लाई को गिरना पड़ा, सप्लाई कम करनी पड़ी, और सप्लाई कम करने की वजह से 100 लोगों को निकालना पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम के लिए लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम के लिए 100 एक्स्ट्रा लोगों को नौकरी पे रखा, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई बढ़ानी पड़ी। सप्लाई बढ़ाने के लिए 100 एक्स्ट्रा लोगों को नौकरी मिल गई, तो जितने लोग थे सबको नौकरी मिल गई। ऐसा भी हो सकता है। सो हम हर तरीके का केस पढ़ेंगे। अगर सप्लाई कम करनी पड़ रही है, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा है, या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन क्यों बनी, क्योंकि डिमांड जहां भी होगी सप्लाई वहीं चली जाएगी, और वहां जाने के लिए या तो सप्लायर क्या करेगा, या तो नौकरी से लोगों को निकाल देगा या लोगों को नौकरी पे रख लेगा। तो किसी भी स्टेप पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे एडीएस बराबर है। जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे पूरे इकोनॉमी में हर किसी को नौकरी मिली हुई है। उस पॉइंट पे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तुम्हें ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो तीन केसेस बनेंगे, या तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, या अंडर, या ओवर। ठीक है,
अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है इसका क्या मतलब है कि जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ, यानी जिस पॉइंट पे एडी और एएस इक्वल हुए, वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे अगर 100 लोग नौकरी करना चाहते हैं तो 100 के 100 लोगों को नौकरी मिली हुई है, कोई भी खाली घर पे नहीं बैठा। अच्छा जी, इसके लिए ये बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है ऐसा बंदा जो काम करना चाहता था पर उसे काम मिला नहीं, उसे अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, है ना। अनएम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, करंट वेज रेट पे काम करने को तैयार भी है, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, उसको अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। कहते हैं कि मान लो जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ उस पॉइंट पे कोई अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, उस पॉइंट पे कोई भी इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, तो उस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, बिकॉज एवरीवन इज एम्प्लॉयड। हर कोई खुश है, हर किसी को नौकरी मिली हुई है। ठीक है, सो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर एडी एंड डीएस ऐसे पॉइंट पे इक्वल हुए जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट थी, जहां पे कोई भी इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड नहीं था। अगर तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझना है तो एडीएस वाले चैप्टर की आखिरी वीडियो में मैंने समझाया है, ठीक है, वो जाके तुम प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, हर वो इंसान जो काम करना चाहता था, काम करने के लायक था, आज की वेज रेट पे काम करने को तैयार था, हर उस इंसान को नौकरी मिल गई है, उनमें से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसी पे इक्विलिब्रियम हुआ है। तो यहां पर मेरा एक सिंगल ग्राफ बनेगा, एक ही सिंगल ग्राफ बनेगा। ये गया मेरा एग्रीगेट डिमांड, ये गई मेरी एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गए बराबर, जहां पर बराबर हो गए वहीं पे आ गया इक्विलिब्रियम। वहीं पर जो मेरी जीडीपी है, जो भी मेरी क्वांटिटी है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो मेरा है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर एक ही ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट का ही ग्राफ बनाना है, सिंगल ग्राफ बनाना है। ठीक है, जो है ऐसे पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होगी, सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई शॉर्टेज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जिस जिसको काम चाहिए था सबको काम मिल रहा है, किसी भी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। इनवॉलंटरी वाली फ्रिक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, और पॉइंट ई पे एडीएस बराबर हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, लेकिन कम या ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकती है। ये ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर हो गए, पर इकोनॉमी में अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं आया, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं आया। इफ यू सी हेयर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो अलग अलग, दो अलग अलग लेवल्स पे बराबर हो रहे हैं, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे। तुम देखो दो ग्राफ हैं, ये भी एडी है, ये भी एडी है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम था तो एग्रीगेट सप्लाई ने उसको नीचे ही मीट कर दिया, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो एग्रीगेट सप्लाई उसको ऊपर जाके मीट कर रही है। समझ रहे हो, सप्लाई खुद को ऊपर नीचे कर रही है डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ तो ऊपर था, फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो ऊपर जाके मिलती सप्लाई, पर डिमांड तो गिर गई, डिमांड कम थी, इसलिए सप्लाई ने नीचे ही मीट कर लिया डिमांड को, और सप्लाई ने नीचे ही ताता थैया करके नीचे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया। सप्लाई ऊपर तक पहुंची ही नहीं डिमांड को ऊपर मीट करने के लिए, नीचे ही इन दोनों का मिलन हो गया, ऊपर तक सप्लाई पहुंची ही नहीं और नीचे ही सप्लाई को मिलना पड़ा। नीचे मिलने के लिए क्या करना पड़ा, कुछ लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनाना पड़ा। ठीक है, एएस इक्वल टू एडी हो गया नीचे ही, ऊपर वाले ई पे नहीं हुआ, नीचे ई डैश पे हो गया। कहां पर हो गए, ई डैश पर ही हो गए, ऊपर वाले ई पे तो इक्विलिब्रियम पहुंचा ही नहीं। अगर ऊपर होता तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता, पर नीचे ही हो गया तो नीचे क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, लेवल ऑफ डिमांड इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर एग्रीगेट सप्लाई। लेवल ऑफ डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड या फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट सप्लाई से कम है। ठीक है, लेवल ऑफ डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एएस। रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी मेरे कुछ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। ओवर प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गई क्योंकि डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, इसलिए सप्लाई को हमने कम करना पड़ा, क्योंकि पहले ही ओवर प्रोडक्शन हो गया था तो लोगों को नौकरी से निकाल दिया, सप्लाई कम कर दी ताकि ये प्रोडक्शन जो है वो कम हो सके। इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप आता है, जिसको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इनकम एंड आउटपुट लेवल इसकी वजह से गिर रहा है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है, पर ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट का केस भी हो सकता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इकोनॉमी में 100 ही लोग हैं काम करने वाले,
पर हमने 120 लोगों को नौकरी दे दी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बचे हुए 20 लोग कौन है? रोबोट्स ही होंगे फिर तो, इंसान तो नहीं हो सकते, है ना? सो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ रहे हैं। इस केस में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे वाले को बोल दो, ओवर एम्प्लॉयमेंट ऊपर वाले को बोल दो। फिर से दो ग्राफ है, एडी के दो ग्राफ है, एग्रीगेट सप्लाई दो बार मिल रही है एग्रीगेट डिमांड को, दो बार इनका मिलन हो रहा है फिर से, पर इस बार नीचे वाला मिलन फुल एम्प्लॉयमेंट का था, ऊपर वाला मिलन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का है। ठीक है, ऊपर वाला मिलन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का है, नीचे वाला फुल एम्प्लॉयमेंट का था, पिछले केस में उल्टा था। ठीक है, तो इस सिचुएशन में रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुल्ली यूटिलाइज्ड बट नॉट सफिशिएंट टू मीट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं। अगेन वही बात है कि 100 लोगों को नौकरी देनी थी, 100 के 100 लोगों को नौकरी मिल गई है, पर अभी भी जो डिमांड है वो ज्यादा है, अभी भी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज भी खत्म हो गए हैं, फिर भी डिमांड ज्यादा है। तो एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एंड द प्राइसेस टेंड टू राइज एंड लेड टू इन्फ्लेशनरी गैप। अब ऐसे केस में क्या होगा भाई, सप्लाई तो तुम बढ़ा ही नहीं सकते ना। मैंने क्या बोला था, 100 लोग हैं नौकरी वाले, तुम 120 को नौकरी कैसे दे दोगे? जितनी डिमांड है उस हिसाब से तो और लोगों को नौकरी दी जा सकती है, पर लोग ही नहीं है। जितने लोगों को नौकरी देनी थी सबको दे दी, तो सप्लाई तो अब और नहीं आ सकती, सप्लाई तो और नहीं आ सकती। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। अगेन इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, जो कि है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक। अभी तक हमने क्या किया था, पहले लेक्चर में किया एडीएएस अप्रोच, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन दोनों अप्रोचेस से इक्विलिब्रियम पढ़ा। फिर हमने बोला इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है। तीनों में बस ग्राफ का फर्क है। पहले केस में तो एक ही लाइन बनेगी एडी और एएस की, दूसरे ग्राफ में अंडर एम्प्लॉयमेंट नीचे, फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर, इस वाले में फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे, ओवर एम्प्लॉयमेंट ऊपर, बस इतना ग्राफ का फर्क है और कोई ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। ठीक है, अब आता है मेरा एक मेजर टॉपिक, तुम्हारा 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, 5 में आए, 6 में आए, आएगा जरूर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक, एमसीक्यू से लेके केस स्टडी तक किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी भी तरीके से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ सकता है, आएगा जरूर, आएगा जरूर। कुछ भी, आई रिपीट, कुछ भी इस टॉपिक में से छोड़ के मत जाना, वेदर इट्स द फॉर्मूला और इट्स द वर्किंग और इट्स एनीथिंग, डू नॉट लीव एनीथिंग। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? पहली चीज, जो आपने मनी मल्टीप्लायर अगर पढ़ा है मनी वाले चैप्टर में, मनी वाले चैप्टर में अगर मनी मल्टीप्लायर पढ़ा है तो ये उसका कॉपी पेस्ट है। मनी की जगह इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया, उसका कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। पर मनी मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, 6 नंबर कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा जरूर। ठीक है, सो जैसे मनी मल्टीप्लायर में होता था कि हम बैंक में पैसा रखते थे, उसका बैंक लोन देता था, फिर वो लोन दोबारा डिपॉजिट हो जाता था, फिर दोबारा लोन, एंड साइकिल घूमता रहता था। सेम यहाँ पर होने वाला है। कहते हैं कि अगर हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट करा, तो क्या होगा? मान लो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया किसी एक बिल्डिंग में, लेट्स से मैंने एक घर बनाना था, मैंने एक प्रॉपर्टी में, एक घर में पैसा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? क्या वो जमीन मेरा पैसा निगल गई या आसमान मेरा पैसा हड़प गया? नहीं ना, जमीन या आसमान के पास तो नहीं गया। पैसा किसके पास गया? पैसा किसी इंसान के पास ही गया होगा ना, बिल्डर के पास गया होगा, बिल्डर की जो लेबर है उसके पास गया होगा, जिसने मशीन बनाई, जिसने सीमेंट या रेता कुछ भी बनाया उसके पास गया होगा, इंसान के पास ही गया होगा ना पैसा। तो ये जो इंसान है जिसके पास भी मेरा पैसा गया, उस इंसान की हो गई इनकम मेरे पैसे की वजह से। जिस भी इंसान की इनकम हुई मेरी इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो इंसान इस पैसे का क्या करेगा? वो इस पैसे को दोबारा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, और फिर से जब वो कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा तो पैसा फिर से जमीन तो नहीं खा जाएगी, आसमान तो नहीं हड़प जाएगा, निगल जाएगा। पैसा फिर से किसके पास जाएगा? किसी इंसान के पास जाएगा, यानी कि फिर से किसी ना किसी इंसान की इनकम होगी। इनकम होगी तो इनकम को इंसान दोबारा इन्वेस्ट करेगा, और ये साइकिल एज इट इज एज इट इज एज इट इज घूमता रहेगा। फिर तो ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगा। 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए इनकम, 100 रुपए इन्वेस्ट, 100 रुपए इनकम, 100 रुपए, 100 रुपए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तो रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि भैया, अगर मैंने तुम्हें पैसा दिया है, अगर तुम एक बिल्डर हो, मैंने अपनी बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, तुम एक बिल्डर थे, मैंने तुम्हें पैसा दिया,
मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गई कि मुझे बिल्डिंग मिल गई, मेरा एसेट बन गया, तुम्हारे लिए वो इनकम हो गई। अगर मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं, क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि 100 के 100 जाके इन्वेस्ट कराओगे? तो कुछ पैसा तो तुम अपने पास सेव करके रखोगे ना अपने बुरे वक्त के लिए। कुछ पैसा तो तुम अपने पास सेव करके रखोगे ना अपने बुरे वक्त के लिए। यानी कि अगर तुम्हारी इनकम हुई है, इनकम, इनकम यानी कि वाई, वाई किसके बराबर था? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर था। यानी कि इनकम का तुम क्या करते हो? इनकम से या तो तुम कंजम्पशन करते हो या तो सेविंग करते हो। तो कुछ तो तुमने कंज्यूम कर लिया, कुछ तो तुम सेव भी करोगे, कुछ तो सेव भी करोगे लाला। ठीक है ना? अगर मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं, तुम 100 के 100 रुपए आगे जाके इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम कुछ पैसा अपने पास बचा के रख लोगे, बाकी का कंज्यूम कर लोगे। ठीक है? टेक्निकली एट एवरी स्टेप कुछ कुछ पैसा सेव होता चला जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुमने 20 रुपए सेव किए, तुमने आगे 80 रुपए ही लगाए, तुमने आगे 80 रुपए लगाए, उसमें से 20 रुपए सेव कर लिए, आगे 60 रुपए ही लगाए। हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव होता चला जाएगा, सच दैट लास्ट तक जाते 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 ये नंबर छोटा होता जाएगा, नियर टू जीरो होता जाएगा, और ये साइकिल रुक जाएगा। जैसे सेम बैंक में होता है, तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक कुछ रिजर्व में रखता है, बाकी लोन देता है। जो लोन दिया वो फिर से बैंक में जमा हो गया, फिर से कुछ रिजर्व रखा गया, कुछ का लोन दिया गया, फिर से लोन बैंक में जमा हुआ, फिर रिजर्व रखा, फिर लोन दिया गया। टेक्निकली वही चीज यहाँ हो रही है। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो किसी इंसान की इनकम हो गई। इंसान ने इनकम इज इक्वल टू C+S, कुछ खर्च दिया, कुछ सेव कर लिया। जो खर्चा वो फिर से किसी की इनकम हो गई, जो भी मैंने खर्चा वो फिर से किसी की इनकम हो गई, इनकम फिर से खर्च हो गई, सेव हो गई। पर जो सेव होता जा रहा है एट एवरी स्टेप, जो भी पैसा सेव होता जा रहा है वो तुम्हारे साइकिल से बाहर निकलता जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली तुम्हारे साइकिल को स्टॉप कर देगा। यही है मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो ये बोलता है कि भैया जी अगर तुमने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो 100 रुपए ही इन्वेस्ट हुआ है, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आगे घूम घूम के 100 रुपए से शायद 1000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला ये है कि कितना इनकम में चेंज आया ड्यू टू अ सर्टेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? इनकम में कितना चेंज आया ड्यू टू अ सर्टेन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? या फिर इसका दूसरा एक और फॉर्मूला मेरे पास क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी 1 एमपीएस के बराबर होता है, 1/एमपीएस भी हो सकता है। ये दो फॉर्मूलाज है, दूसरे से ही तीसरा फॉर्मूला निकला। तो 3 फॉर्मूलाज हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो पता नहीं क्यों बच्चों को घुमा के रख देते, बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कैसे होगा। पर ये 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या है? डेल्टा वाई डेल्टा आई, और दूसरा क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है। के जो है, के मेरा यहाँ पर क्या है? के है मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वाई क्या है? मेरा इनकम। डेल्टा वाई का क्या मतलब हो गया? चेंज इन इनकम। डेल्टा आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एमपीसी एमपीएस पिछले चैप्टर में हमने किया है, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। ठीक है? तो ये चीज यहीं पे मैंने एग्जाम्पल की मदद से दिखाई है, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा के दिखाया है और कुछ नहीं है। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा? 5000 माइनस 1000, 5000 माइनस 1000। इनकम में कितना चेंज आया? 4000 का। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? 1000 का। 4/1 यानी कि 4 है मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है? अब देख लो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जो कि बिल्कुल सेम है मनी मल्टीप्लायर के जैसी ही है, जो मैं तुम्हें समझा भी चुकी हूँ। तो कहते हैं कि मल्टीप्लायर का मतलब है इनकम में कितना चेंज आया कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। ठीक है जी? मैंने इन्वेस्टमेंट करी, उससे इनकम हुई, इनकम की वजह से कोई कंज्यूम करेगा, क्योंकि इनकम जो है C+S के बराबर होती है। अब मैंने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट से किसी इंसान की इनकम हुई, वो इनकम को वो खर्च कर देगा और सेव कर लेगा। जो सेव हो गई वो तो साइकिल से बाहर निकल गई, पर जो कंज्यूम हुई है, अगर तुमने कुछ भी कंजम्पशन करी है, फिर से कंजम्पशन के बदले में पैसा जमीन को या आसमान को तो नहीं दिया होगा, इंसान को दिया होगा। तो जो भी कंजम्पशन करी है उससे फिर से किसी की इनकम हुई होगी, इनकम फिर से C+S हुआ होगा, S फिर से सेव हो गया, बाहर निकल गया, पर C से फिर से इनकम हो गई, और ये साइकिल चलता गया। अब कंजम्पशन डिपेंड करेगी एमपीसी पे। एमपीसी ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा, एमपीसी कम, कंजम्पशन कम। तो अगर एमपीसी कम होगा तो कंजम्पशन कम होगी, तो अगले बंदे की इनकम कम होगी, जिसकी वजह से आगे कंजम्पशन कम होगी, जिसकी वजह से पूरा साइकिल स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से अगले बंदे की इनकम ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पूरा साइकिल ज्यादा अच्छा, ज्यादा बड़े नंबर तक बढ़ेगा। एमपीसी की वजह से
और एमपीएस की वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। एमपीसी ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। एमपीसी कम होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, एडिशनल कंजम्पशन जो भी हुई उससे फिर से इनकम हुई, इनकम से फिर से जो है कंजम्पशन हो रही है, तो ये साइकिल चलता जा रहा है। यही चीज तुम टेबल की मदद से भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं समझाती हूँ जरा। यही चीज पहले तुम टेबल की मदद से देखो। मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1000 में से 500 रुपए कंज्यूम हो गए, 500 सेव हो गए। जो 500 कंज्यूम हुए दोबारा इनकम हो गई, इनकम से दोबारा कंजम्पशन और सेविंग, कंजम्पशन से दोबारा इनकम, एंड सो ऑन, साइकिल चलता गया। ये साइकिल कब रुकेगा? ये साइकिल तब रुकेगा जब मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी सेविंग के बराबर हो जाएगी। जब मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल सेविंग के बराबर हो जाएगी, यानी जो भी मैंने इन्वेस्ट किया सारा सेव हो गया, आगे कुछ बचा ही नहीं कंज्यूम करने के लिए, किसी की इनकम बनाने के लिए, तो वहां ये साइकिल जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये साइकिल कब स्टॉप होगा? जब मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग्स के बराबर हो जाएगी, वहां पे मेरा साइकिल जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी वजह से इनकम में चेंज आएगा, इनकम की वजह से कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन की वजह से इनकम, इनकम की वजह से कंजम्पशन, एंड गोल 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 घूम रहा है। क्योंकि गोल गोल घूम रहा है इसीलिए हम इसको मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है, नहीं सॉरी, इसकी वजह से मल्टीप्लायर नहीं बोल रहे, मतलब ये तो बेसिकली साइकिल है। मल्टीप्लायर का मतलब है कि एक बार इन्वेस्ट करने की वजह से इनकम कितने टाइम मल्टीप्लाई होती है, या बोलो कितनी बार घूमती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं देखूं, मेरी मल्टीप्लायर की वैल्यू आई है 2। ठीक है, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो मेरी इनकम है वो डबल हो रही है। 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से डबल, यानी कि 2000 रुपए इनकम हो रही है। ठीक है, दैट्स इट। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर तो कुछ खास नहीं है, मैंने इधर इन्वेस्टमेंट ले लिया, इधर इनकम ले लिया, वही है। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? 20 रुपए का। इनकम में कितने का चेंज आया? 100 रुपए का। तो 100/20 मल्टीप्लायर आ रहा है 5। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वैसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पर सिंपल है कि एक साइड इन्वेस्टमेंट ले लिया, इनकम तो हमेशा यहीं पर रहती है, इनकम तो कभी इधर आती ही नहीं है, इनकम हमेशा ओएक्स एक्सिस पे ही रहती है। इनकम बोलो, एग्रीगेट सप्लाई बोलो, एम्प्लॉयमेंट बोलो, जीडीपी बोलो, कुछ भी बोलो, जो अच्छा लग रहा है वो बोलो। ठीक है, मल्टीप्लायर के फीचर्स क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये तो पता ही है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एमपीसी, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एमपीसी। एमपीसी और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एमपीसी ज्यादा होगा मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, एमपीसी कम होगा मल्टीप्लायर कम होगा। एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी सेविंग जितनी ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर तो उतना कम होगा ना, सेविंग जितनी ज्यादा होगी तो पैसा साइकिल से बाहर निकलेगा, इन्वेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से मेरा साइकिल कम रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। मतलब कि देखो, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि अगर फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम बढ़ेगी। लेकिन बैकवर्ड का क्या मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इनकम भी कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट वापस भी तो ली जाती है, इन्वेस्टमेंट वापस भी तो ले सकती हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इन्वेस्टेड पैसा वापस भी तो निकालूंगी कभी ना कभी। तो अगर इन्वेस्टमेंट वापस ली जा रही है तो इनकम भी कम होने लग जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी इनकम ज्यादा होगी, अगर इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाएगी इनकम कम होने लग जाएगी। तो बैकवर्ड भी वर्क करेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर 1000 रुपए से कम हुई है, इनकम 2000 से कम हो जाएगी, यानी 2 गुना कम हो जाएगी इनकम। ठीक है, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शंस में मेरा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वर्क कर सकता है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो वर्किंग वाला जो टेबल है वो तो सेम ही है जो मनी मल्टीप्लायर में था। इसके न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे जाते हैं एंड बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी न्यूमेरिकल्स के ऊपर अलग से। ठीक है, एग्जाम्स के टाइम पे मैं एडीएएस के हो गए या इसके हो गए या नेशनल इनकम के हो गए, गवर्नमेंट बजट के भी होते हैं, 4x बीओपी के भी कुछ कुछ होते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स पे मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेकर आऊंगी, जिसमें हर तरीके का न्यूमेरिकल करवा दूंगी कि उससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, अगला मेरे पास है रिलेशन बिटवीन एमपीसी एमपीए और मल्टीप्लायर। वो मैंने बता दिया कि अगर एमपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। ठीक है, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा अगर एमपीसी 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है, एमपीसी अगर 1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। मतलब एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 होने में मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट चली जा सकती है। ठीक है, तो इससे तुम्हें ये भी पता चलता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है
और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 रहती है, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर सकती है। ठीक है, अगर एमपीएस के साथ बात करें तो, अगर एमपीएस के साथ बात करें तो, कि जैसे जैसे एमपीएस, देखो एमपीएस बढ़ता जा रहा है, एमपीएस बढ़ता चला जाएगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी से 0 तक आ सकती है। 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो एमपीएस है, एमपीएस बढ़ेगा, मल्टीप्लायर गिरेगा। एमपीसी अगर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू, इसके ऊपर भी एमसीक्यू या फिलिप्स आती है। मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकती है। एमपीएस की वैल्यू तुम देख सकते हो 0 से लेके 1 तक जा सकती है। एमपीसी की भी वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पर ही मेरा पूरे का पूरा चैप्टर होता है खत्म। ये कुछ एक और वैल्यूज है, तुम यहाँ पर देख ही सकते हो। उसके बाद मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, न्यूमेरिकल, सब कुछ इसी पीपीटी के अंदर मैंने डाला हुआ है। अगर कुछ भी तुम्हें चाहिए तो इस पीपीटी में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है हर तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है तुम्हारे पास। ठीक है, हर तरीके का तुम यहाँ पर देख सकते हो। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे, नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम पे पीपीटी मिल जाएगी, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। जल्दी से जाके हर जगह पे हमें फॉलो जरूर करना। व्हाट्सएप चैनल पे मैं एमसीक्यू डालती हूँ हर रोज, वहाँ भी फॉलो करो। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो टाइम स्टैम्प डाल के। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय।